राहुल महाजन एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेहमानों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी, उदय सोनवणे नेता एनसीपी अजीत पवार, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा हमारे साथी उदय सोनवणे जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं। उदय सोनवणे जी, आखिर एक तरफ अलायंस और दूसरी तरफ लाइन लेंथ ही अलग, क्या मजबूरी है या फिर ये कोई रणनीति है? ना ये कोई मजबूरी है ना ये कोई रणनीति है। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है महायुति का, जिसे हमने एक हमारे सामने रखा है कि हमें चुनाव तीनों पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है। हम तीनों पार्टियों के नेता जो कि अजित दादा पवार साहब हो गए, देवेंद्र फडणवीस साहब हो गए और माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब हो गए, उन्होंने एक साथ लड़ने का फैसला लिया है। हम सब विचारों से कार्यों से एक साथ है। नहीं, विचार और कार्य तो एक जैसे लग नहीं रहे। अब योगी जी कहते हैं कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अजीत दादा कहते हैं कि भाई ये महाराष्ट्र में चलता नहीं है, ये सब ऐसे बयानों की जगह नहीं है। तो फिर ये विचार और कार्य एक जैसे तो हुए नहीं ना सर। जहां तक बात स्टेट के डेवलपमेंट की आती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे विचार एक है। जहां तक आपने कहा कि देखिए, आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि एनसीपी जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 10 जून 1999, तब से लेके आज तक एक सेक्युलर पार्टी रही है। उसने सेक्युलर आइडियोलॉजी को अपनाया है, हमेशा अपने सेक्युलर विचारों को सामने रखा है। अगर आप देखते हैं तो अजित दादा के वीडियो में भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में टोटल 5 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक तो है हमारे सीनियर लीडर नवाब मलिक साहब, दूसरे है हमारे सीनियर लीडर हसन मुशर्रफ साहब, तीसरे है माननीय नजीब मुल्ला साहब, चौथी है सना मलिक जी जो कि नवाब मलिक जी की बेटी है, पांचवे जो है वो है जिशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के सुपुत्र है। आप अगर देखेंगे तो अजित दादा पवार ने पूरी ताकत के साथ इन 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में, और उन्हें यह विश्वास है कि देखिए, अजित दादा पवार ने ये बहुत पहले पॉलिसी क्लियर करके रखी थी कि हम अलग पार्टी है, हम एक अलग दल है और हमें अपनी आइडेंटिटी उसी तरह से बनाए रखनी है। जहां तक बात सेक्युलरिज्म की आती है, जहां तक बात हिंदू मुस्लिम एकता की आती है, जहां तक बात आती है कि एनसीपी का नजरिया क्या है इस समाज को देखने का, तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूं। हम सभी सभी घटक कास्ट को एक साथ लेके चलना चाहते हैं, हम सबको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं मानते, हमारा एजेंडा क्लियर है। ठीक है, मैं राहुल महाजन सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। सर, मेन पॉइंट मुझे लग रहा है यही है जो उदय सोनवणे जी कह रहे हैं कि 10% उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और बीजेपी के बयान से अजीत पवार एनसीपी को डंट है, खतरा है, चोट पहुंच रही है। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर अजीत पवार और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, एक गठबंधन में हैं, तो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि उन्हीं के जो प्रवक्ता हैं वो ये बोल रहे थे कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। और मुझे तो ये भी याद है कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिए थे उसमें ये कहा था कि नवाब मलिक जो हैं वो उनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है, उनको उन्होंने कितना उछाला था 2022 में फरवरी में। तो अगर नवाब मलिक और अजीत पवार नवाब मलिक के साथ हैं तो बीजेपी एक तो कैसे उनके साथ है, किस आइडियोलॉजी की बात हम करेंगे। दूसरी तरफ अगर जो बीजेपी के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, और ऊपर से अजीत पवार ये कहते हैं कि ये सब नहीं चलेगा, तो फिर कौन सी आइडियोलॉजी एक साथ है। तो आइडियोलॉजी तो छोड़ दें, हाँ, राजनीतिक फायदे के लिए अजीत पवार जरूर जो है वो बीजेपी के साथ दिखाई दे सकते हैं। अब वो राजनीतिक एक अरेंजमेंट है, उसमें भी अगर हम लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट देखें तो वो अरेंजमेंट भी कोई खास अजीत पवार के लिए काम नहीं किया है। ऐसे में अजीत पवार के मन में भी अनेक डाउट्स होंगे, इसीलिए उन्होंने जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद उन्होंने कहा था जो उनकी पत्नी और जो उनकी बहन है उनके बीच में जो कॉन्टेस्ट हुआ था, सुप्रिया सुले और उनकी अजीत पवार जी की पत्नी के बीच में, तो उन्होंने कहा, एक जगह बयान दिया था कि जिसमें ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा कि गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो हर रास्ता खुला रखना चाहते हैं। उनको भी, मुझे जहाँ तक समझ आती है, उनको भी ये लगता है कि बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा उनकी निभेगी नहीं, और ऐसा भी समय आ सकता है जब उन्हें बीजेपी से बाहर जो है देखना पड़ जाए, और ऐसे इन चुनावों में अगर ऐसा कोई
जो मौका बनता है तो ऐसे में वो बीजेपी से बाहर भी देख सकते हैं। जी, सारे विकल्प खुले रखना चाहते हैं। उदय सोनवानी जी, इस बार आपका रिएक्शन, उसके बाद हिमांशु शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। उदय जी। देखिए सर, मैं बहुत क्लियरली ये बात बताना चाहता हूँ कि जहां तक महाराष्ट्र की डेवलपमेंट का सवाल है, महाराष्ट्र की प्रोग्रेस का सवाल है, हमने ऑलरेडी हमारा मैनिफेस्टो बाहर निकाल दिया है। हमने काफी प्रॉमिसिंग मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा है। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में अब लागू हुई है, जिसके तहत लगभग हर महीने 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को महीने का 1,500 रुपया मिलता है। और हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर हमारी सरकार जैसे ही बनती है, ये अमाउंट हम 2,100 रुपए कर देंगे। देखिए, आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि हम महायुति के तौर पर इस राज्य में लड़ रहे हैं, हम महायुति बनकर इस राज्य के सामने, लोगों के सामने जा रहे हैं, और हम एक महायुति के तौर पर इस राज्य में सरकार स्थापन करने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक महाजन साहब ने बात की, नवाब मलिक साहब की, तो मैं एज एडवोकेट बस इतना ही कहना चाहूंगा कि करंटली मैटर इज सब जुडाइज। मैटर जो है कोर्ट के दायरे में है, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। जी, लेकिन मामला तो प्योर पॉलिटिकल है, एक बात तो साफ समझ में आती है। इस पर सर कुछ कहना चाहेंगे, या तो मैं हिमांशु शुक्ला जी का टेक लूं। देखिए, बात कोर्ट में हो या नहीं हो, बातें बोली गई हैं, और ऐसे में ऐसा नहीं, अजीत पवार जी ने भी तो कहा ना कि कोई कुछ भी कहता रहे, मैं नवाब मलिक जी को लड़ाऊंगा, कहा उन्होंने। तो ऐसे में जब पॉलिटिकल बातें होंगी तो पॉलिटिकल बातें तो होंगी। विरोध के बावजूद नवाब मलिक का काफी विरोध हुआ था, बीजेपी ने विरोध किया था, कैंडिडेचर पे विरोध किया था। किसने क्या कहा, ये बात तो होगी। और ऐसे में कोई, मुझे नहीं लगता कि जो एनसीपी अजीत पवार गुट है, उनकी कोई जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से दूर दूर तक नहीं मिलती है। जी, हिमांशु शुक्ला जी, क्या मजबूरी है एनसीपी अजीत पवार गुट आपके लिए, महायुति के लिए? नहीं, देखिए, मजबूरी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कभी देखिए, जब मिल बांट के कुछ काम होता है तो लोगों की अलग अलग विचारधाराएं तो आती ही हैं, तो हम सबका सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हमसे अलग है या हम उनसे अलग हैं। ना हमने कभी ऐसा बोला कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, ना कभी हमने बोला कि हम किसी के हैं। हम विरोधी सिर्फ उनके हैं, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम मुसलमानों के पूरे समर्थक हैं। सिर्फ हम उनके विरोधी हैं जो पीएफआई का समर्थन करते हैं, जो कसाब को बिरयानी खिलाने की बात करते हैं, जो याकूब को छोड़ने की गुहार लगाते हैं, और जो जाकिर नायक को शांति दूत बताते हैं। हम सिर्फ उनके विरोधी हैं। हम यही चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान मिल के एक रहे, सेफ रहे, नेक रहे, और आपस में ना बटे। यही हमारी गुहार थी। हमने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो हम सब अच्छा है, और महायुति की सरकार जो है बन के आएगी, आप देखेंगे। तो बीजेपी वाले जो हमारे हिमांशु शुक्ला जी हैं, वो बताएं कि नवाब मलिक पे उनके क्या विचार है। उनको बताना चाहिए फिर कि नवाब मलिक पर बीजेपी के क्या विचार। देखिए, कुछ सीटें जब बंटवारा होता है तो आपस वो छोड़ दीजिए, वो तो अलायंस है, अलायंस ठीक है। आप अपने विचार नवाब मलिक पे साफ करिए कि क्या कहना है आप। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। नवाब मलिक अपनी जगह जहां थे वहां हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं। बीजेपी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसे बीजेपी अपने में कभी ना कभी अगर आना चाहे तो शामिल कर लेगी। नहीं, शामिल तो एनसीपी के हैं, उनसे कभी आना चाहे, देना ऐसा तो पार्टियों में होता ही रहता है। तो ऐसा आपको लगता है नवाब मलिक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बीजेपी साथ जा सकती है जिनके? नहीं, अभी हिमांशु शुक्ला जी बेशक कुछ नहीं बोल रहे हैं राहुल जी, लेकिन यही बोल रहा हूं, किरीट सोमैया जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि एनसीपी ने नवाब मलिक को टिकट देकर देश को धोखा दिया है। इस पर आप कुछ कहेंगे हिमांशु जी? देखिए, ये उनकी स्वयं विचारधारा है। मैं स्पोक्स पर्सन हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब हर नेता का अपना अलग व्यवहार होता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, और गठबंधन में ये सब चलता रहता है। अब जैसे देख लीजिए, आप कांग्रेस के हमारे लोग हैं, एक तरफ जो है लोकसभा में क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। अगले दिन ही 3 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल का मटका तोड़ रहे हैं दिल्ली में। तो कभी न कभी कुछ ऊपर नीचे, देखिए राजनीति है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ तो चलता रहता है। पर ठीक है, अखिल स्वामी कुछ कहना चाह रहे थे, संजय राणा, संजय द्विवेदी जी आपका रुख कर रहे हैं। अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे, अखिल जी। हिमांशु जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे, मैंने बड़ा स्नेह करता हूं, मैं इनकी मदद कर देता हूं। कारण ये है कि
दाऊद इब्राहिम से बीजेपी का लगता है सेटिंग हो गई। तभी दाऊद इब्राहिम के खास आदमी नवाब मलिक, जिसको 6 महीने जेल में रखा, जिसके खिलाफ सब लोगों ने आरोप लगाया, उनके साथ उनके कैंडिडेट की मजबूरी है आज हिमांशु जी उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका माने इनके दाऊद इब्राहिम से भी संबंध क्लियर हो गए हैं, दाऊद इब्राहिम से भी सेटिंग हो गई है और लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध हो गए। इसका माने जितने भी मुंबई के बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े। नंबर 1। नंबर 2, देखिए केवल अजीत पवार ने नहीं कहा है, पंकजा मुंडे ने भी कहा है कि हम इस नारे के खिलाफ। अशोक चौहान जो राज्यसभा के मेंबर हैं भारतीय जनता पार्टी के ने, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। अच्छा, जो शिवसेना के लोग हैं एकनाथ शिंदे के, उन्हें एनसीपी अजीत पवार के लोगों को देख के उल्टी आती है। तो मैं तो देखिए एक राय देता हूं, शिक्षक हूं तो एक राय दे देता हूं महायुति। देखिए जहां पे अजीत पवार के लोग हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका समर्थन ना करें, जहां अजीत पवार के कैंडिडेट हैं वहां एकनाथ शिंदे के लोग उनका समर्थन न करें, और जहां पे अजीत पवार के कैंडिडेट्स हैं वहां बीजेपी उनका समर्थन न करे, तो अपने आप ही सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे जितने लठ बज रहे हैं इन लोगों के बीच में, ऐसे लठ बज रहे हैं। और दाऊद इब्राहिम के खास आदमी को देखिए, अजीत पवार और शरद पवार ने अपना खेला कर दिया है। वो अपने सारे आरोप से मुक्त हो गए, 70,000 करोड़ के आरोप से मुक्त हो गए अजीत पवार, सारे केसेस वापस हो गए, वित्त मंत्रालय उनके पास आ गया, अपने लोगों को सारा पैसा उन्होंने बांट दिया और अब उन्होंने सीटें ले ली हैं और जितनी सीटें भी जीतेंगी वो महाविकास अघाड़ी में महाराज जोड़ लीजिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं संजय राणा का इस पर जवाब लेना चाहूंगा। संजय राणा जी, मुझे सर जवाब देने जी। अच्छा, हिमांशु जी जवाब देते, उसके संजय राणा जी के पास आ रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं अखिल स्वामी जी। जी, उतना स्नेह मेरा स्वामी जी से भी है। स्वामी जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आईटी के प्रोफेसर हैं, आप ये बता दीजिए हाजी मस्तान कौन था? हाजी मस्तान बीजेपी का कार्यकर्ता था। कौन है हाजी मस्तान? बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था। विश्लेषक को बुला दे रहे हैं, देखिए इनकी बातचीत सुनिए आप। हाजी मस्तान, सलीम कुत्ता, ये सब लोग इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड के जाने माने डॉन है। इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री होने के बाद मिलते हैं और ये अरे यार, आप दाऊद इब्राहिम से हाजी मस्तान बड़े हो गए 40 साल, आप दाऊद इब्राहिम पे कंसंट्रेट कीजिए। दाऊद इब्राहिम देखिए बात देखिए इनके खिलाफ ये ऐसी उल्टी सीधी बातचीत हर बार ही करते हैं। देखिए बात बहुत आप लोग दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि क्या आज की तारीख में अजीत पवार गुट महायुति के लिए मजबूरी है, बीजेपी के लिए मजबूरी? ये सवाल पूछे थे, जिस पर अखिल स्वामी ने कहा कि भाई चुनाव होने दीजिए, महाविकास अघाड़ी की तरफ आपको अजीत पवार अपने चाचा के पास नजर आएंगे। एकनाथ शिंदे, ये बड़ी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली रह जाएगी, एकनाथ शिंदे अजीत पवार दोनों के नहीं, वो आप देखिए अभी हिमांशु जी देखिए मामला क्या है ना, मैं आपको बोलूंगा फिर आप उस पर बोलेंगे। सवाल आप क्या पूछ रहे हैं? आशीष शेलार जो कि अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने कहा हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे, हमारा रुख अलग होगा। तो ऐसे अलायंस में तो सवाल उठेंगे ना, जब आप लोग अलायंस करेंगे उसके बाद जब सवाल अजीत पवार की तरफ से कहा जाएगा कि भाई योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी हमारे इलाके में प्रचार ना करें। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अजीत पवार जी ने तो और बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा एक मीटिंग हुई जिसमें जो कि अडानी जी के साथ हुई, उसमें जो है गृह मंत्री भी थे हमारे, उसमें जो है खुद अजीत पवार भी थे, उसमें शरद पवार भी थे, उसमें एक दो और नेताओं का उन्होंने नाम ले दिया। उस पर आप समर्थन करते हैं कि अजीत पवार ऐसे बयान देंगे जिसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा एक मीटिंग हुई थी अडानी जी के साथ, ये पॉलिटिकल मीटिंग? आपके लिए तो और मुश्किल है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लिए अजीत पवार बहुत मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जी, क्या अजीत पवार बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं? संजय राणा, इसके बाद में संजय द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जी। विवेक, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि दोनों अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, चाहे वो अजीत दादा पवार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए युक्ति बना के लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी विचारधारा को आप त्याग पत्र दे दिए और विचारधारा को अपने ऊटी पे टाक दिया है। विचारधारा उनके अपने हैं, तो अपनी विचारधारा के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, उसमें कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है जब हम बात करते हैं महागठबंधन की अगर बात करें, उसमें भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आइडियोलॉजी लेके चलती है और उसमें और चेंजेस रहते हैं, उसमें कोई बदलाव हो सकते हैं और उसमें कभी भी जो एक तरह से इसकी विचारधारा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि आज वो भतीजे हैं, कल को चुनाव के बाद चाचा जी के पास चले जाते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आज कोई कहीं है कल संजय राणा जी,
संजय राणा जी, ये वही डिबेट है जहां पर आप आकर कहा करते थे कि उद्धव गुट की शिवसेना ने अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दिया, उन्होंने हिंदुत्व की लाइन छोड़ दी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, और आज आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी के साथ अलायंस कर लेना विचारधारा को खूंटी पे टांग देना नहीं होगा। हमारे को ये भी तय करना चाहिए कि विचारधारा की कोई लक्ष्मण रेखा है या विचारधारा सिर्फ जो है वो कहने के लिए, सिर्फ पब्लिक के लिए। जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हाँ संजय जी एक सेकंड रुकिएगा, संजय राणा जी का जवाब पूरा दे, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए, सिंपल सी बात है, अजीत दादा पवार की अपनी विचारधारा उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी एनसीपी जो अजीत दादा पवार वाली उन्होंने विचारधारा नहीं छोड़ा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने विचार नहीं छोड़ा। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ा, इसमें बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। उन्हीं के पिताजी श्री स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे किस तरह बोलते थे, अगर कभी जिंदगी में हमें कांग्रेस के साथ मिलना पड़े तो इस पार्टी को मैं डिसॉल्व कर दूंगा, यानी अपने पिता के विचारों के विरुद्ध जाना, अपनी हिंदुत्व। संजय राणा जी कहा 30 साल पुराने बयान पे चले गए। मैं आपको एक हफ्ता पुराना बयान बताता हूं। आशीष शेलार जी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। अब बताइए कौन सी विचारधारा ये? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही उन्होंने। फिर कैसे स्वीकार हो गया? ये दो अलग पार्टी नहीं, ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया कि अगर बीजेपी करे तो ठीक है, लेकिन अगर शिवसेना करे तो खराब है। भाई उनका भी मान लेते हैं, वो भी गठबंधन में है, उनका भी अलायंस है, सब कुछ ठीक है। फिर जी ठीक है। मैं संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उदय सोनवाने जी आपके पास आ रहा हूं। संजय द्विवेदी जी, देखिए, मैंने अभी आपके जितने प्रवक्ता बैठे हो या राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हो, सबके मैंने विचार सुने। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 2019 गठबंधन तोड़ा, जबकि शिवसेना गठबंधन नहीं तोड़ा था। अजीत दादा पवार की ने जो बयान दिया है उससे क्लियर ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं गठबंधन तोड़ लिया था। हम गठबंधन तोड़ के नहीं भागे थे, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं भागे थे। दूसरी बार अजीत दादा पवार ने जो कहा, अडानी साथ में थे और सरकार बनवा रहे थे, और उसके बाद अजीत दादा पवार ने 72 घंटे की शपथ भी ली, और उसके बाद महा विकास अघाड़ी का जन्म हुआ। 2014 में भी शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया था। अब आइए, अब आप जो इसके बाद 2.5 साल सरकार चलती है, सिंधे जो गद्दार हो गए या 40 विधायक जो गद्दार हो गए, उसके पीछे जो अजीत पवार जी का बयान है उसे साफ पता चल रहा है कि महाविकास अघाड़ी को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, अमित शाह है और अडानी है, जो 50 होके एकदम होके महाराष्ट्र में जो जनता शोर मचा रही है, ये बिल्कुल सत्य है। सीबीआई ईडी के केस है, सीबीआई ईडी के बाद भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब 50 होके एकदम होके, तो निश्चित अगर अडानी जैसे जी नहीं, लेकिन एक बात बताइए संजय द्विवेदी जी, एक बात बताइए, उस वाली मीटिंग का जिक्र करेंगे, उसमें तो शरद दादा ने भी कह दिया कि भाई हमारी एक उद्योगपति से मुलाकात हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उस पर जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अजीत पवार जी कहीं आपकी तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं महायुति में? नहीं, सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए। अजीत दादा पवार शरद पवार जी का नेता समझ ही नहीं पाए, जो उन्होंने अपने बयान में कहा भी है कि शरद पवार जी को समझना बहुत मुश्किल है। ये जबरदस्ती कूद के आ गए, इसके बाद कूद के चले गए वहां पे। लेकिन इनको भी इसी तरह खरीदा गया कि 70 भाई नवाब मलिक जी हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, आरोप महाविकास अघाड़ी के समय आरोप कौन लगाता था? आज जो ऐतिहासिक जीत दी है, ऐतिहासिक जीत दी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र जनता ने क्यों दी लोकसभा में? इन्हीं बातों की वजह से कि जिनकी खिलाफत में थे, जिनकी खिलाफत कर रहे थे, महाविकास अघाड़ी चलने नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि एक मंत्री को ऐसा बनाया जिस मंत्री खिलाफ इनकी जो महिला नेता थी, उन्होंने आरोप लगाए कि साहब इसने एक महिला से दुराचार किया, महिला से अत्याचार किया, इसको मंत्री को हटा, संजय राठौर, उसको हटाया जाए। और इनके बाद जैसे वो आया, इन्होंने उसको मंत्री बना दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात करने वाले आज भ्रष्टाचारी खुद हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं। आपने कहा कि शरद पवार को समझना थोड़ा मुश्किल है, और ये बात आपने कई राजनीतिक पंडित भी कहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अजीत पवार जो उधर डंका बजा रहे हैं, कहीं इसमें शरद पवार जी का कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? तो मायावती में है ना, इसमें मुख्यमंत्री जो है वो मायावती क्या है?
तो भारतीय जनता पार्टी को उनसे तो गठबंधन तोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है, भारतीय ठीक है, जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ देना मैं इस पर चाहिए। हिमांशु शुक्ला का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले उदय सोनवाने जी के पास जा रहा हूं इस पर जवाब लेने के लिए। 2-3 चीजें और जी जल्दी से बोलिए। जी 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 देखिए, जहां तक शुरुआत अगर हम करते हैं नवाब मलिक के साथ, तो मैं वापस इस बात को दोहराना चाहूंगा क्योंकि नवाब मलिक साहब ने कहा है। उदय जी एक सेकंड रुकिएगा, जरा संजय जी की बात पूरी हो जाए। पीडीपी के साथ जिन्होंने सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जाकिर नाइक के बारे में उन्होंने कहा था ऐसे लोगों के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करती है। और विचारधारा की बात है, हम अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा। नहीं तो पीडीपी कौन, संजय द्विवेदी जी पीडीपी कौन है? अजीत दादा की पार्टी को पीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं आप? अजीत दादा की पार्टी को नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर में जो मुक्ति में जो महिमा मुक्ति थी, महबूबा मुक्ति जो है जी, उनकी पार्टी से गठबंधन किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि यहां पर अलायंस किया तो यहां पर भी अलायंस तोड़ लेना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं पहली बात जी, तो उदय सोनवाने जी से जवाब लेता हूं। ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस। उदय सोनवाने जी, उसके बाद राहुल सर आपके पास आ रहा हूं। उदय सोनवाने जी जी, मैं एक बात बहुत सही तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1980 से बीजेपी की जो ग्रोथ रही है, जो डेवलपमेंट रही है, जो उनका अपना एक जर्नी रहा है, वो उनकी एक आइडियोलॉजी के साथ रहा है। 10 जून 1999 से जो राष्ट्रवादी की डेवलपमेंट रही है, वो अपने एक आइडियोलॉजी के साथ रही है। हमारी आइडियोलॉजी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए हम दो अलग पार्टियां हैं, वरना एक पार्टी होते थे। सीधी सी समझने वाली बात है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आइडियोलॉजी बीजेपी की वही होनी चाहिए जो एनसीपी की है, या फिर एनसीपी में वही बोलना चाहिए जो बीजेपी कहना चाहती है? आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, इसलिए तो हम अलग पार्टियां हैं। और इस देश में हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपना एक फंडामेंटल है, जिसको अपने साथ लेकर वो चलती है। मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। मैं वापस दोहराना चाहूंगा, नहीं, बात आइडियोलॉजी की है या फिर वोट बैंक की है? जी, वोट बैंक की एनसीपी का कोर वोटर जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन है। सर, आपको गलत फैमिली होगी। एनसीपी का कोर वोटर जो है वो किसान है इस राज्य का। इस राज्य का जो किसान है, जो मोस्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे कहता हूँ मराठवाड़ा। और बीजेपी जो है खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो आप लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है, जिसके बारे में आप लोग लगातार बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा शुरू से ही किसान और मजदूरों की भलाई रही है। अगर आप हमारे एमएलए का भी ग्राफ निकालते हो या एमपी का भी ग्राफ निकालते हो पिछले 20-25 सालों में, आप ये पाओगे कि एनसीपी इज अ रूरल सेंट्रिक पार्टी। हमारा जो वोटर है वो किसान है, ग्रामीण भाग में रहता है, वो गांव में रहता है, बस्तियों में रहता है, छोटे शहरों में रहता है। हमारा वो वोट बैंक कोई जात कोई धर्म कभी रही नहीं है। राजनीति शुरू से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विकास की रही है। और आप अगर मैनिफेस्टो भी देखोगे एनसीपी का, उन्होंने वहां पर कोई जात धर्म की बात नहीं की है। उन्होंने बात की है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, उन्होंने बात की है आशा वर्कर्स के पगार को बढ़ाने की। तो ये बात तो बीजेपी भी कह रही है, फिर इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए आपको? बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के लिए नारा नहीं है, इसको मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स को जानता हूं। मैं खुद एक मराठी आदमी हूं, और इतने सालों से इतने सारे लोग जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से, वो इस धरती को जानते हैं। यहाँ पर जो है, जो बेसिक फैब्रिक है सोसाइटी का, जो बेसिक सिंथेसिस है सोसाइटी का, वो जाति धर्म पे चलने वाला नहीं है। मैं खुद नॉर्थ इंडिया में काम कर चुका हूँ, मैं दिल्ली में काम कर चुका हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाग ले चुका हूँ। महाराष्ट्र का सोशल फैब्रिक, महाराष्ट्र का सिंथेसिस नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। भारी भरकम वर्ड दे रहे हैं, सोशल फैब्रिक और सिंथेसिस, और बड़ी बड़ी लाइनें खींच दे रहे हैं उदय जी। लेकिन मैं यही सवाल मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी है, वोट बैंक है? ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। वरना दो पार्टियां जिसकी आइडियोलॉजी इतनी अलग हो, जिसमें अगर अभी के आप बीजेपी के जो लोग हैं उनके बयान को देखें तो बीजेपी कहती है कि जो कुंभ होने वाला है वहाँ पर मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मंदिरों के पास परिसरों में मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस बात को वो इंसिस्ट करते हैं कि सारे मुसलमान अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाएं। वो इस बात, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम दुकानदारों से आप जो है चीज़ें ना खरीदें। तो क्या एनसीपी किसी भी हालत में इन सारे बयानों के बीच ऐसी पार्टी के साथ रह सकती है अजीत पवार, जो इस तरह की, जहाँ पर लोगों के बयान हों?
दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, वो तो अपनी आइडियोलॉजी पर टिकी हुई है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अजीत पवार का। अजीत पवार क्या करेंगे उनके साथ जाके? क्या अजीत पवार लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह का रिजल्ट आए, जिस तरह से पूरी तरह से सफाई हो गई, क्या उनको नहीं लगता कि बीजेपी के साथ जाके उनका ये नुकसान हुआ? ये तो इनको अपने आप खुद में सोचना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनावों में भी जिस तरह की आइडियोलॉजी बीजेपी की है, जिस तरह की एनसीपी की है, अजीत पवार की, कोई अजीत पवार को इससे फायदा होने वाला है। वहीं पे बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार के साथ जाके कोई फायदा होने वाला है। ये अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है जो मुझे नहीं लगता बहुत समय तक चलेगा। नहीं, लेकिन इससे अजीत पवार किसको डेंट कर रहे हैं? अजीत पवार को डेंट कर रहे हैं, खुद को डेंट कर रहे हैं, या बीजेपी? अजीत पवार अपने लिए सारे रास्ते खोले रख रहे हैं। अगर अजीत पवार कहीं पे भी बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं तो उनका बेस पूरी तरह से हिल जाएगा। अजीत पवार कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि अगर मौका मिला तो महाविकास आघाड़ी जो है, अगर उसकी सरकार बनने की बात आई और उसमें कहीं कमी हुई तो वो वहां खिसक जाएंगे। ये सारा ये राजनीतिक पूरी तरह से समीकरण है जिसे समझना पड़ेगा कि राजनीति के लिए ये सब कुछ हो रहा है, आइडियोलॉजी के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा। जी, हिमांशु शुक्ला के पास जाए, लेकिन उससे पहले संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय जी। मैं कह रहा हूं कि मायावती जो बात चल रही है, आज देखिए अजीत पवार के विचार अलग। अजीत पवार खुद स्वीकार कर रहे हैं कि साम्यता फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के नारे देके समाज में विद्वेष की भावना पैदा कर रही है। हम ऐसी चीज इनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो महाविकास आघाड़ी देखिए, अब विकास आघाड़ी हमारी विचारधारा बने अलग हो, लेकिन हमारे अंदर जो एकजुटता है, जो हमारा समर्पण है, वो अब हमारी जनता देख रही है कि इनके जो विचार है, इनके जो एनसीपी इनके जो विचार है, मायावती विचार है, आज न तो देवेंद्र फडणवीस पढ़ रही, ना सिंधे पढ़ रही, क्योंकि गद्दार सिंधे हैं, और ना अजीत पवार पढ़ रही है आपस में। और जो पिछली विचारधाराएं अलग हो, लेकिन गठबंधन बना हुआ क्यों? अडानी जिंदाबाद, 50 हो के जिंदाबाद। नहीं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में कौन सा सब कुछ स्मूथ हुआ द्विवेदी जी? इसमें भी तो खींचतान चली, अंतिम समय तक सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला बनता रहा। पहले 80-80-80 का फॉर्मूला तय हुआ, उसके बाद कुछ और गुणागणित किया गया। इतनी खींचतान जो अलग है। और जो शिवसेना अपने जन्म से जिंदगी भर कांग्रेस को पानी पी कर कोसती रही, उसी शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। ये कौन सी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है? आप ये भी तो बताइए। अरे हमारे विचारधाराओं में भले अलग हो, लेकिन आज हम जो एकजुट होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर महाविकास क्यों लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए तो लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए तो लड़ रहे हैं, यही तो बात है। ये तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे सत्ता के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्या हम जनता के विकास के लिए नहीं सोच सकते? क्या मायावती सोच सकती है? जनता में जो बालासाहेब ठाकरे कहते थे, अगर आपको चुनाव लड़ने की जरूरत हो, अगर समाज में उत्थान करना है, समाज में को आगे बढ़ाना है, महाराष्ट्र जनता को आगे बढ़ाना है, ये बालासाहेब ठाकरे विचार थे, तो आपको सत्ता लेनी पड़ेगी। तो अगर सत्ता की बात कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या इस देश के नागरिक हम नहीं है क्या? जी बिल्कुल है, लेकिन कांग्रेस के साथ चले जाना भी तो सवालों के घेरे में रहा ना। मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ आपसे। इंदिरा गांधी का समर्थन बालासाहेब ठाकरे ने किया था। इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो है, इनको भी ज्ञान नहीं है। ये जो बात कही थी बालासाहेब ठाकरे ने, वो सोनिया गांधी ने कही थी, क्योंकि सोनिया गांधी पीएम बनने जा रही थी। ठीक है, हिमांशु शुक्ला आपको जवाब देना चाह रहे हैं। उसके संजय राणा जी, अखिल स्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ। हिमांशु शुक्ला, मेरा एक सवाल। द्विवेदी जी इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, द्विवेदी जी एक जवाब दीजिए, सीपीआई क्या है? सीपीआई, अरे सुन तो लीजिए, पीडीपी क्या है? सीपीआई क्या है ये बताइए। पीडीपी क्या है? सीपीआई का फुल फॉर्म बताइए। जो जाकिर नायक को वो तो था, वो खत्म हो गया। सीपीआई का मैनिफेस्टो क्या है? सीपीआई का मैनिफेस्टो है, हम न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, हम न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, हम आर्मी का काउंट कम कर देंगे। जो आप पानी पी के गालियां दे रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। सीपीआई क्यों है के गठबंधन में? और देवेंद्र फडणवीस जी ने संगठन तोड़ने के लिए लगाया था, सरकार बनाने के लिए लगाया था। उनका जो पैसा एक करके द्विवेदी जी आ रहा हूँ आपके पास। हिमांशु जी की बात पूरी होने दो, अखिल स्वामी उसके बाद वेट कर रहे हो, संजय राणा जी के पास जा रहा हूं। हिमांशु शुक्ला जी और स्वामी जी को स्क्रीन पे लीजिए। हिमांशु शुक्ला जी। अच्छा द्विवेदी जी, पहले ये बताएं, जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी की, तो अगर इनकी पूरी गठबंधन की आइडियोलॉजी सेम है तो इसका मतलब ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं।
जिसने खुद बोला है कि हम जब अगर पावर में आएंगे तो हम इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कम कर देंगे, हम आर्मी का काउंट कम कर देंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देंगे। नहीं, आपके मैनिफेस्टो में मैं लिख के दिखाऊं आपको? एक करके हिमांशु शुक्ला जी को पूछ रहे हैं कि भाई आप सीपीआई की आइडियोलॉजी छोड़िए, अजीत दादा की आइडियोलॉजी का क्या करेंगे? मैं एक सेकंड, द्विवेदी जी एक सेकंड, हिमांशु शुक्ला जी, द्विवेदी जी आपके में शांत रहा। अगर आप सरकारें तोड़ी जा रही है। संजय द्विवेदी जी, संजय द्विवेदी जी थोड़ा सा वेट कर लिए, 23 तारीख नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। आपके में शांत था। हिमांशु शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई सीपीआई की आइडियोलॉजी छोड़िए, अजीत दादा की आइडियोलॉजी का क्या करेंगे? और इनके जो आला कमान है उद्धव ठाकरे, उनके पिताजी ने सबके सामने आके बोला था कि जिस दिन एक भी आदमी मेरा कांग्रेस के साथ चला गया उस दिन पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, चाहे मेरा बेटा मेरा परिवार क्यों ना हो, मेरा परिवार क्यों ना हो। बोल दी गांधी समर्थन किया था, सबके सामने चुनाव में प्रचार किया था, इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार किया इनका था। पीछा सब ठीक है। मैं मेरे सवाल का आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने हिमांशु जी से पूछा कि भाई अजीत दादा की आइडियोलॉजी का आप लोग क्या करेंगे, आपने उस पर आंसर नहीं किया, प्लीज उस पर आंसर कीजिए, फिर मैं स्वामी जी के पास जाऊँ। बात खत्म नहीं हुई है। हाँ पूरा कीजिए जल्दी से हिमांशु शुक्ला जी। इनकी आइडियोलॉजी, अगर इनकी शिवसेना आइडियोलॉजी है तो ऑल इंडिया मुस्लिम संघ और महाराष्ट्र मुस्लिम संघ ने ये क्यों बोला है कि हम इनको देंगे वोट अगर आप लाओ आरएसएस को बैन करो और मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की लैंड दो। मेरे पास हिमांशु शुक्ला जी, ये तो उनकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है कि आपकी आइडियोलॉजी को आपके गठबंधन के घटक दल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ इतने देर से। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारे सामने प्रवक्ता बैठे, उन्होंने बोला है कि हम मिलके कर रहे हैं। जी जी आपकी आइडियोलॉजी ठीक है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन के दल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। अखिल स्वामी जी को स्क्रीन पे लीजिए। अखिल स्वामी जी, संजय राणा जी, अखिल स्वामी जी बोलिए। देखिए मैं थोड़ी सी महायुति की बड़ाई कर देता हूं। देखिए महायुति में 3 पार्टियां हैं, मैं बड़ाई कर देता हूं। देखिए इन तीनों में एक चीज कॉमन है, भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को धोखा दिया, जेडीयू को धोखा दिया, बीआरएस को धोखा दिया, शिवसेना को धोखा दिया, वहां पे बीजू जनता दल को धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चरित्र है जो उसने सारे रीजनल पार्टीज को निपटा दिया। अच्छा, एकनाथ शिंदे ने उस उद्धव ठाकरे को धोखा दिया जिसने उसको भाई समझा। जब उसके गर्दन का ऑपरेशन था उसने एकनाथ शिंदे के हाथ में सब कुछ सौंप दिया, सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया एकनाथ शिंदे को। उस एकनाथ शिंदे ने जहां आनंद दिघे, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, उनके भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद अजीत पवार, वो अजीत पवार जिसको एहसान मंद होना चाहिए था शरद पवार का कि अपने भाई के बेटे को राजनीति में इतना आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है महायुति धोखेबाजों और गद्दारों का एक गठबंधन है और ये गठबंधन में तीनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं, इसलिए इनका एक साथ रहना ही उचित। जी संजय राणा आपको जवाब दे रहे हैं। संजय राणा जी, हमारे अभी स्वामी जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि तीनों जो युक्ति है वो दगाबाजी और धोखेबाजों की पार्टी है। जरा ये बता दीजिए भैया, कांग्रेस को शरद पवार जी कैसा धोखे दिए थे? उन्होंने खुद बोला था ना सोनिया गांधी जी को कि विदेशी मूल की महिला है इसलिए इस पार्टी से अब किनारा करके नई पार्टी बनाई थी। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी को किसने धोखा दिया था? शिवसेना उद्धव ठाकरे को नहीं, शिवसेना ने नहीं, आपने धोखा दिया था। देखिए आपकी शिवसेना को आपने धोखा दिया, शिवसेना को आपने धोखा दिया, करने लगे। आपने बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया, आपने हिंदुत्व को धोखा दिया था। मैं आ रहा हूँ ना, शांत हो जाओ, आ रहा हूँ। आप दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध हो गए यार, आपका समझौता दाऊद इब्राहिम से हो गया। सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी क्या, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। विवेक जी बताइए, क्या अजीत दादा पवार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां कोई जिन्ना की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कर रही है। ये जो भी दोनों पार्टियां देश की बात कर रही हैं। हो सकता है एक पार्टी दूसरे विचारधारा की हो, दूसरी पार्टी दूसरे विचारधारा की हो, लेकिन दोस्त तोड़ने की बात तो नहीं कर रही है। लेकिन महायुक्ति ऐसे लोगों से समर्थन ले रही है जो जिन्ना की 1929 की 14 क्वेश्चन पॉलिसी को लेकर आया है, उसको समर्थन दे रहा है। यानी नो टू नेशनल थ्योरी को समर्थन देने वाला कौन है? वो ऑल इंडिया वाले हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम वाले हैं। और किसको समर्थन दे रहे हैं? एमवीओ को दे रहे हैं। तो एमवीए क्या कर रहा है?
दो नेशन यानी दो राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहा है, उस पार्टी से उद्धव ठाकरे साहब आते हैं। अभी तक हमारे उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता बैठे हैं, हमारे नामा राशि संजय जी, बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अरे भैया जिस आदमी की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाए, जो अपने ऑफिस में एक साल में एक बार गया हो और महत्वाकांक्षा इतनी हाई हो जाए, बाला साहब के सिद्धांतों को चुनौती मत दीजिए, उस आदमी से बाला क्यों साहब के खिलाफ मत बोलिए। दूसरा, एक बाला साहब के खिलाफ मत बोलिए, उनके स्टैंड के खिलाफ। उसके घर को आप लोग अंबेडकर के भी खिलाफ हैं, आप लोग बाला साहब के खिलाफ, चैलेंज कर दिया था। आप हिंदुत्व के खिलाफ करने की क्षमता है। अरे स्वामी जी, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, आप हमारे दादाजी की उम्र के हो। अरे दादा नहीं, आप लोग 10 साल के नहीं हो, मैं 100 साल का नहीं हूँ, आप 50 साल के हो, मैं 72 साल का हूँ। दादा कैसे हो गया आपकी उम्र और मेरे? अरे दादा कैसे हो गया यार, मैं 72 का हूँ, तुम 60 के हो। करो भाई साहब, दादा कैसे हो गया ना? मैं 100 साल का हूँ ना, आप 10 साल के हैं। दादा कल भी आपने कहा था, आप मुझे दादा कह रहे हो। अरे मैं 100 साल का नहीं हूँ, 18 साल होते हैं। आई एम ओनली 72 एंड यू आर 60। बताइए, एजेंडा से बात उम्र पर आ गई। दादा बड़े भाई को भी कहते हैं अखिल स्वामी जी। बीजेपी वालों के पास कुछ और है नहीं बोलने जी। लेट्स नॉट गेट पर्सनल। जी, दादा वैसे बड़े भाई को भी कहते हैं। वैसे मुझे लगता है संजय राणा जी खुद को 26-28 अरे मान के यूपी चल में रहे दादा हैं। नहीं बोलते हैं भैया को, ये वहां बोलते हैं महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ बाबा को बोलते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसे मत करो, बाबा साहब के पास जाएंगे तो उस दिन ब्राह्मण बने घूम रहे थे छत्रियों का कुल को एक एक करके आप लोग फिर देखिए टॉपिक डिरेल कर देते हैं। मेरा संजय राणा जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरा सीधा सवाल है। सिंपल सी बात है, सारी पार्टियां पॉलिटिकल पार्टी हैं और अपनी पॉलिटिक्स को करेंगी, अपने वोटर को लुभाएंगी। और अजीत पवार में बार बार बोलना, अजीत दादा पवार की अपनी एक आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ सकते, वो चाहे किसी के साथ हो जाए। उसी तरह अगर महागठबंधन की बात करते हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, सिर्फ वो साथ नहीं जुड़ेंगे, दो पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात जी, ठीक है, मैं द्विवेदी जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। तिलक लगा करके कांग्रेस जी, राहुल जी, क्या आप संजय राणा जी की बात से सहमत है? देखिए आइडियोलॉजी अजीत पवार की मजबूरी है क्योंकि उनका कोर वोटर ही जो है वो उस वोट बैंक से रिलेट करता है। ये बिल्कुल मजबूरी है, लेकिन देखिए बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पे टिकी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने हमेशा से हिंदुत्व की बात की है, वो अभी भी करते हैं, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन बात तब आती है, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं आइडियोलॉजी को लेकर। आप क्या ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो अलगाववादी हों? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो कि जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ जिनके नाम आते हों? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाते हो जो देश में जिन्होंने आतंकवाद जैसी बातें की हो? क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जिनका जो है बहुत ही भ्रष्टाचार में नाम लिप्त हो? तो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी से यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर विरोध होता है कि ये ऐसी चीज़ें जिसको नहीं करना चाहिए। अब बात आती है अजीत पवार की। अजीत पवार अपनी खुद की जो ज़मीन है वो तलाश रहे हैं कहीं ना कहीं। आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल सामने है, उसमें दिखाता है कि अजीत पवार की क्या स्ट्रेंथ रह गई है। अगर इन चुनावों में अजीत पवार की पार्टी जो है वो रिजल्ट ठीक नहीं ला पाती है, खराब रिजल्ट रहते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो कहीं और जाएं, बल्कि वो सीधा शरद पवार की शरण में चले जाएं। तो रेड फ्लैग वाली आपने जो बात कही, ये रेड फ्लैग बीजेपी के लिए, महायुति के लिए? ये रेड फ्लैग जो है ये बीजेपी के लिए होना चाहिए कि हम क्या ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमारी आइडियोलॉजी से इतना दूर है। जी, इस पर मैं उदय जी का जवाब लेता हूं, उसके बाद हिमांशु आपके पास आ रहा हूं। उदय जी, इतिहास में जाना चाहूंगा कि जब शरद चंद्र पवार साहब 1978 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने जनसंघ का सपोर्ट लिया था। मैं उसी के साथ इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी, तो बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सपोर्ट किया था। तो आइडियोलॉजी जो विभिन्न है, वो मैं मानता हूं कि महाविकास आघाड़ी में ज्यादा है, महायुति में बिल्कुल भी नहीं है। महाविकास आघाड़ी में अगर आप डाइवर्जन ऑफ आइडियोलॉजी देखें, डाइवर्जन ऑफ स्टेटमेंट देखें, एनसीपी का जो फाउंडेशन था पवार साहब ने इसी मुद्दे पर किया था कि सोनिया गांधी जी एक फॉरेनर है एंड अ फॉरेन नेशनल शुड नॉट बिकम हेड ऑफ द पार्टी। जी, तो हम इस बात को मद्देनजर क्यों नहीं रख रहे हैं? मैं वापस इस बात को दोहराता हूं कि महायुति का गोल है महाराष्ट्र की प्रगति, एक साथ चुनाव में जाना, डटकर लड़ना, डटकर खड़े होना, लोगों के सामने वोट्स मांगना, लोगों को कन्विंस करना,
और सत्ता में आके इस राज्य के लोगों का भला करना। हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे अंदर कोई बेबनाव नहीं है। हम एक साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कंधा से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। जी नहीं, लेकिन जो बात बार बार राहुल जी कह रहे हैं, मैं उस पर एक जवाब आपसे चाहूंगा। लोकसभा के रिजल्ट को अगर विधानसभा वार आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाविकास अघाड़ी के पास एज है अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे सीट वाइज। क्या अजीत दादा पवार ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा माहौल रहेगा कि महाविकास अघाड़ी भी ज्वाइन करना पड़े या वापस शरद दादा के पास जाना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस समय महाराष्ट्र में 52 सीट्स पे कंटेस्ट कर रही है और 8 जगहों पे उसकी फ्रेंडली फाइट है। मतलब टोटल हम 60 सीट्स पर कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद तुरंत एक स्कीम लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र में, जिसका नाम है लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना के अंतर्गत हर महीने 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को महीने का 1500 रुपया दिया जा रहा है सरकार की तौर से, एक मदद की हैसियत से। और मैनिफेस्टो में क्लियर किया गया है कि सरकार आते ही हम उसे 2100 रुपया बना देंगे। इससे महाराष्ट्र में एक बड़ी पॉजिटिव लहर चली है, अजीत दादा को लेके, चीफ मिनिस्टर साहब को लेके, फडणवीस जी को लेके, कि उस तब के माहौल में, लोकसभा के माहौल में और आज के माहौल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा फर्क है। जी, ये आप रिजल्ट के बाद की बात कर रहे हैं, मैं तो रणनीति की बात पूछ रहा हूँ, रणनीति पर सवाल पूछ रहा हूँ। रिजल्ट की बात नहीं कर रहे थे। सपोजेटली आप मान लीजिए कि महायुति जीत गई, ठीक है, उसके बाद जब बीजेपी ये कहेगी कि मुसलमान जो हैं वो महाराष्ट्र में अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लगाएं, जब ये बात करेंगे बीजेपी के लोग कि भाई मुसलमानों से जो है सामान ना खरीदें, तब क्या करेगी अजीत पवार? क्या उसका साथ देंगे? वो तो सरकार में बैठे होंगे, तब क्या करेंगे? आपको हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु शुक्ला, गुजरात जिस प्रकार से महाराष्ट्र पे कब्जा कर रहा है, ये गुजरात बना महाराष्ट्र का चुनाव है। उदय जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। हिमांशु शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। हिमांशु शुक्ला, महाराष्ट्र पे गुजरात का कब्जा नहीं होना चाहिए। अखिल स्वामी जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। हिमांशु शुक्ला जी, गुजराती महाराष्ट्र पे कब्जा कर रहे हैं। अखिल स्वामी जी एक सेकंड में आ रहा हूं। हिमांशु शुक्ला जी। जी, राहुल महाजन जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं, इनको बड़ी आपत्ति है बोर्ड लगाने के लिए। क्या बताइए, क्या मैं मक्का में जाके फल सब्जी बेच सकता हूँ? वो उनका होली प्लेस है, अयोध्या हमारा होली प्लेस है, क्या मैं वहां पे जाके फल सब्जी मंडी लगा सकता हूँ? मेरे को किसी चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे नहीं है ऑब्जेक्शन। आपके जो घटक दल हैं उनका ऑब्जेक्शन है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप उस पे ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकते। सबकी अपनी अपनी विचारधारा, सबका अपना अपना मन है। क्या मैं दुबई सऊदी अरब जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ। तो मैटर ये नहीं है, सवाल इस पर नहीं पूछा गया। मैंने तो ये कहा कि आप, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया आपकी आइडियोलॉजी पे। कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, मैंने कोई आइडियोलॉजी पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या अजीत पवार इस आइडियोलॉजी को मानेंगे? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा इनकी पार्टी है शिवसेना। शिवसेना का अर्थ है शिव की सेना, जिन्होंने पहला बयान दिया था कि ढांचा तोड़ने में, जो अयोध्या में ढांचा टूटा था, तो सबसे पहले शिवसेना, शिव सैनिक खड़े थे। सब मानते हैं इस बात को कि नहीं? अब इनका अलायंस की बात करते हैं। एक हमारे अजीत पवार साहब ने छोटा सा स्टेटमेंट मार दिया तो सबको इतनी परेशानी है। अब मैं बताता हूं इनका अलायंस कैसा है। इनके दूसरे हैं एसपी, जिन्होंने खुला मीडिया में आके बोला है कि हम MY फैक्टर से जीतते हैं, हमें और कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा है कि हम सिर्फ मुस्लिमों और यादवों पे काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, मुस्लिम परिवार को 98 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है, हिंदू परिवारों को 0 दिया जाता है। ठीक। दूसरा इनका अलायंस बताते हैं सीपीआई, जो रिलीजन को मानते ही नहीं है, जिनकी कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो एंटी नेशनल है, देश विरोधी बातचीत करते हैं, इनका दूसरा है। तीसरा इनका है आईएनसी, और जो अडानी की बातचीत कर रहे थे, तो जो रेड्डी साहब जैसे ही सीएम बने हैं तो उन्होंने पहला ही टेंडर 10,000 करोड़ रुपए का अडानी को दिया है। अगर भाई साहब अडानी से आपको इतनी दिक्कत है तो आप अडानी को जेल में डालो। आप अपने स्टेट में जहां जहां आपकी सरकार है वहां केस करो। वहां केस नहीं करेंगे, वहां टेंडर देंगे अडानी को। जहां इनकी सरकार नहीं, वहां अडानी चिल्लाएंगे। ठीक है, बात आ गई। हिमांशु, आपकी बात आ गई। सवाल इस बात को लेकर है, आपकी इस आइडियोलॉजी से क्या आपके घटक दल सेटिस्फाई रहेंगे आने वाले 5 साल तक? मेरा यही कहने का मतलब है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा स्टेटमेंट मार दिया है
आपसी दलों में छोटा सा स्टेटमेंट चलता है, इन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट मार दिया, इतना बड़ा बवाल हो गया। यहाँ इनकी विचारधारा पूरी पार्टी बिगाड़ने पे लगी हुई है। छोटा सा स्टेटमेंट लगे, लेकिन राजनीति में कोई भी बयान छोटा स्टेटमेंट या बड़ा स्टेटमेंट नहीं होता, स्टेटमेंट होता है, उसके मायने बहुत गहरे होते हैं। अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। अखिल स्वामी जी जल्दी से 10 सेकंड। मैं आ रहा हूं द्विवेदी जी, अखिल स्वामी जी की बात आ रहा हूं। अखिल स्वामी जी, आज प्रयागराज के अंदर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सरकार को घुटने के बल पे ला दिया है। 2 दिन तक 4 दिन तक मेरे बच्चों को इन्होंने परेशान किया, घुटने के बल आ गए। पहले इनको अन्नदाता ने 13 महीने स्ट्राइक करके इनको घुटने पे लाए, फिर ट्रांसपोर्टर्स इनको घुटने पे लाए। महाराष्ट्र पे वहां तो योगी सरकार ने डिसीजन ले लिया सर, वहां पर परीक्षा ही कैंसिल हो गई। गुजरातियों को वापस टॉपिक पर संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हो? संजय द्विवेदी के बाद संजय राणा जी जल्दी से। महाराष्ट्रियों से संजय राणा, प्रार्थना है गुजरात को महाराष्ट्र पर चर्चा को हड़कने मत दीजिए। अखिल धारावी को पूरी तरह से अडानी को सौंप दिया गया है। उद्धव ठाकरे जिस दिन मुख्यमंत्री बने, अडानी के सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाए। दूसरे प्रदेशों में आपके आंख में क्या हो जाता है, मोतिया बिंद हो जाता है, मुंह में फेविकॉल पी लेते हैं यार। ऐसी बात आइडियोलॉजी की नहीं, कुल मिलाकर वोट बैंक की है। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। संजय द्विवेदी जल्दी से। हार्ट अटैक देखिए, मैं विवेक जी बात कहना चाहता हूँ जल्दी से सर। हाँ, कि 65 साल में हमारा समाज जो हिंदू समाज है वो कभी डरा नहीं, सनातन धर्म कभी बटा नहीं, न कभी हथियार उठाने की जरूरत पड़ी। आज हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू प्रधानमंत्री के सामने कटेंगे तो बचेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरह के नारे लगाना और आरएसएस क्या कह रही है? मुसलमानों के गठबंधन, ठीक है, डरा कर वोट लेने का काम किया जा रहा है, ये आरोप है आपका। उदय सोनवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उदय सोनवानी जी। एक एक करके द्विवेदी जी, एक एक करके। उदय सोनवानी जी, मैं अपना स्टैंड अपनी पार्टी की तरफ से क्लियर करता हूं कि इस समय हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का एक घटक दल के तौर पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद क्योंकि एक साथ रहेगी और महाराष्ट्र में सत्ता काबिज करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए।